आज हम भौतिक शास्त्र के अध्याय 8 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है या बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करके यहाँ पर बताना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी पिंड का कोणीय संवेग इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। इसके पहले एक प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न क्रमांक 4, उसमें पढ़ा था कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो कोणीय संवेग के लिए जब व्यंजक निगमित किया था तो इस प्रकार से सूत्र वहाँ पर L वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे मतलब d बटे dt का निशान दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। बटे में dt है मतलब t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, बटे में यदि dx होता मतलब x के सापेक्ष समाकलन होता है, यदि बटे में y dy होता तो y के सापेक्ष अवकलन वहाँ पर किया जाता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करना है, इसीलिए बटे में dt है। तो ये इस प्रकार से दोनों तरफ d बटे dt का निशान आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखो क्या आ जाएगा, dl बटे dt की जगह पे dl बटे dt आ जाएगा। बराबर के उस तरफ देखना है, ऊपर यहाँ पर दो राशियाँ लिखी हुई हैं, दोनों राशियाँ किस में लिखी हैं, गुणा में लिखी हैं। तो जब दो राशियाँ इस प्रकार से गुणा में लिखी हों और उनका अवकलन करना हो तो तरीका क्या होता है, पहली राशि को लिख देंगे और दूसरी राशि का अवकलन कर देंगे। तो दूसरी राशि कौन सी है, p वेक्टर है, उसके सामने अवकलन का निशान लगा दिया, मतलब d बटे dt लिख दिया। फिर प्लस का निशान, अब दूसरी राशि को लिखेंगे, फिर गुणा का निशान, उसके बाद पहले का अवकलन कर देंगे, है ना। क्या किया, पहली राशि को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को लिखेंगे और पहली राशि का अवकलन। जिसका भी अवकलन कर रहे हैं उसके सामने d बटे dt का निशान लगा देना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt आ गया, बराबर में r वेक्टर यहाँ हो जाएगा, p वेक्टर का अवकलन हो रहा है तो dp वेक्टर बटे dt हो जाएगा, प्लस p वेक्टर की जगह पे p वेक्टर, r वेक्टर का अवकलन हो रहा है तो dr वेक्टर बटे dt हो जाएगा। अब dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt, r वेक्टर की जगह पे r वेक्टर, गुणा में dp वेक्टर बटे dt की जगह पे dp वेक्टर बटे dt, प्लस p क्या है इसमें, p है संवेग, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान m हो गया और वेग क्या है, v है। यहाँ पर ध्यान देना है, जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, इसलिए द्रव्यमान m पर वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, और वेग सदिश राशि है इसलिए v के ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे। तो संवेग p बराबर हो गया द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब m इंटू v वेक्टर, गुणा में dr वेक्टर बटे dt लिखा है। r वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश के सामने d लगा है। ये यहाँ इस वाले पद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये मैंने अभी गोला लगाया है ना, इस पद की बात कर रहे हैं। इस पद में r वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश है, d लगा है मतलब स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और बटे में dt मतलब समय। तो स्थिति में परिवर्तन बटे समय मतलब क्या कहा जाता है, उसको वेग कहा जाता है। तो dr वेक्टर बटे dt की जगह पे यहाँ पर v वेक्टर लिख सकते हैं, मतलब वेग लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। नीचे देखो ब्रैकेट में बता भी दिया है, dr वेक्टर बटे dt बराबर क्या लिखा गया है, v वेक्टर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये वेग में, क्योंकि ये क्या है, वेग है, स्थिति में परिवर्तन बटे समय है ना dr वेक्टर बटे dt, तो स्थिति में परिवर्तन बटे समय को वेग कहा जाता है, तो उसकी जगह पे वेग भी लिख दिया। अब
इसके बाद क्या करेंगे देखो, dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt हो गया। ये वाला पद भी जैसा ऊपर लिखा था वैसा लिख दिया, प्लस m को बाहर कर लेंगे क्योंकि m अदिश राशि है। जो सदिश राशियां हैं उनको ऐसे एक साथ लिख लेंगे। देखो ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर v वेक्टर इसमें भी है, इसमें भी वेक्टर है, तो v वेक्टर जो सदिश राशियां हैं उनको एक साथ लिख लिया, अदिश राशि को ब्रैकेट के बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो गुणा का निशान लगा है इसको ध्यान देना है, गुणा के निशान को पॉइंट में नहीं बदलना है कहीं भी, क्योंकि दो सदिशों के बीच में गुणा का निशान लगा है, इसका मतलब सदिश गुणनफल हो रहा है, तो सदिश गुणनफल का मान अलग होता है। और दो सदिशों के बीच में यदि पॉइंट लगा है तो वो अदिश गुणनफल होता है और अदिश गुणनफल का मान अलग आता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहीं पर भी गुणा के निशान को पॉइंट में नहीं बदलना है। यहाँ पर m के बाद जरूर मैंने पॉइंट लगा दिया है, तो m के बाद पॉइंट क्यों लगा दिया, क्योंकि m अदिश राशि है, तो वहाँ पॉइंट लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब dl वेक्टर बटे dt बराबर में r वेक्टर गुणे dp वेक्टर बटे dt जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस m वेक्टर की जगह पे m वेक्टर हो गया। सदिश जब पढ़े थे, सदिशों के गुणनफल पढ़े थे, तो याद होगा सदिशों के दो प्रकार के गुणनफल होते हैं। एक तो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है जिसमें क्रॉस लगाया जाता है, और एक सदिशों का अदिश गुणनफल होता है जिसमें डॉट लगाया जाता है। ऐसा पढ़ा है देखो हम लोगों ने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसा वाला जो है ये सदिश गुणनफल है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इस प्रकार से जो पढ़ा है ये अदिश गुणनफल है। तो यहाँ पर क्रॉस के रूप में लिखा है, देखो ये v वेक्टर इंटू वी वेक्टर किस रूप में लिखा है, क्रॉस के रूप में लिखा है ना। तो क्रॉस के रूप में लिखा है मतलब v वेक्टर और v वेक्टर का सदिश गुणनफल हो रहा है, और दोनों एक ही हैं, v वेक्टर और v वेक्टर एक ही है ना। तो उसी सदिश का उसी सदिश के साथ में जब सदिश गुणनफल किया जाता है तो उसका मान 0 आता है। याद हो आप लोगों को, जब सदिश गुणनफल पढ़ा था तो आई कैप इंटू आई कैप का मान 1 होता था, लेकिन आई कैप गुणे आई कैप का मान क्या होता था, 0 होता था। मतलब उसी सदिश का उसी सदिश के साथ में जब सदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो v वेक्टर का v वेक्टर के साथ ही सदिश गुणनफल हो रहा है, इसलिए उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस पद के बाद ये जो पद आ गया, इस पद के बाद क्या होगा, dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt हो गया। ये वाला पद जैसा ऊपर लिखा था वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस में m और 0 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और 0 को जब इसमें जोड़ेंगे तो यही पहले वाला जो पद है वो नीचे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 0 को जोड़ा तो वही पहला वाला पद यहाँ पर समीकरण 1 के रूप में प्राप्त हो गया। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम से देखते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम पढ़े हैं, न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं ना। तो उन 3 नियमों में से दूसरा जो नियम है उस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब dp बटे dt, यही है ना संवेग में परिवर्तन की दर, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन मतलब dp और दर मतलब बटे में समय, तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल F के बराबर होता है। ये जानते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अब जब इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो dp बटे dt, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर लगेगा इस प्रकार से, और एक नियतांक k आ जाएगा और इनटू में f आ जाएगा। और SI पद्धति में k का मान 1 होता है तो क्या बचेगा, dp बटे dt बराबर f बचेगा। k का मान 1 हो गया SI पद्धति के लिए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये जहाँ पर मैंने सही का निशान लगाया है, यही सबसे नीचे जो लाइन आई है इसको यहाँ पर ले रहे हैं, केवल उसको वेक्टर लगा के यहाँ पे लिखा गया है।
चूँकि P और F दोनों सदिश राशियां हैं ना, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर सही का निशान मैंने लगाया है, यहाँ पर इसी समीकरण को P और F पर वेक्टर लगाकर लिखा गया है। तो कैसे आया ये समीकरण? ये 3 लाइनें जो मैंने लिखी हैं, इस तरीके से ये समीकरण यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आपको ये तीनों लाइनें लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट लिखना है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से dP वेक्टर बटे dt बराबर F वेक्टर। अब ये जो dP वेक्टर बटे dt का मान F वेक्टर आया है, इसको कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt हो गया, बराबर में r हो गया, r वेक्टर हो गया, और गुणे में dP वेक्टर बटे dt का मान F वेक्टर आ गया। मान रख दिया ना, dP वेक्टर बटे dt की जगह पे F वेक्टर रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो dl वेक्टर बटे dt की जगह पे dl वेक्टर बटे dt आ गया। r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर को टाउ वेक्टर कहा जाता है, याद हो तो सूत्र निकाल चुके हैं ये। r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर को टाउ वेक्टर कहते हैं, मतलब बल आघूर्ण कहते हैं। सूत्र इसका पढ़ चुके हैं हम लोग, टाउ वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, सूत्र निकाल चुके हैं, है ना। तो r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर की जगह पे टाउ वेक्टर यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बराबर के इस तरफ टाउ लिखा है उसको पहले लिख लेंगे, और बराबर के इस तरफ जो dl वेक्टर बटे dt लिखा है उसको बराबर के इस तरफ लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से जो हम लोगों को सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। टाउ वेक्टर क्या है? बाह्य बल आघूर्ण है, और l वेक्टर क्या है? कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन मतलब dl, d किस लिए लगाया है? परिवर्तन के लिए। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन मतलब dl वेक्टर, और बटे में dt लिखा है मतलब दर। तो क्या हो गया? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर आया है? टाउ वेक्टर के बराबर, मतलब उस पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, dl वेक्टर dl वेक्टर बटे dt जो है ये क्या है? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है, और ये किसके बराबर आया है? टाउ वेक्टर के बराबर, मतलब बाह्य बल आघूर्ण के बराबर आया है। तो कह सकते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है।